प्रेमी अपने प्रेमिका को एक मैसेज करता है व्हाट्सएप पे और वो लिखता है कि इस जहां से भी खूबसूरत एक जहां है, इस दुनिया से भी खूबसूरत एक दुनिया है जहां हम और तुम होंगे, उसके सिवा कोई नहीं होगा। वहां ना बारिश होती है, न गर्मी होती है, वहां सिर्फ प्यार की बरसात होती है। एक ऐसी दुनिया जहां ना ठंडी है ना गर्मी है, वहां सिर्फ प्यार है। अब यह मैसेज पढ़कर लड़की बहुत खुश होती है, लेकिन कुछ ही दिन बाद उस लड़की की उसी प्रेमी के किराए के कमरे के अंदर सड़ी गली लाश बरामद होती है। साथियों, जब उसके कत्ल की हकीकत जब लोगों तक पहुंचती है, सामने आती है न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, तो लोग हैरान थे। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि भला एक लड़का जो उसे बेहद चाहता था उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। आखिर वजह क्या थी? सवाल कई थे। तो नमस्कार साथियों, मैं विकास राय विशु हाजिर हूं जुल्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, मैं बात कर रहा हूं वाराणसी की। वाराणसी में एक जगह लगती है रोहनिया। रोहनिया के पास एक थाना लगता है, राजा तालाब थाना। राजा तालाब थाने के अंतर्गत रोहनिया के क्षेत्र में एक लड़की जो अपने घर से 18 तारीख को यानी कि 18 अगस्त को कॉलेज जाने के लिए निकलती है। लड़की का नाम श्रेया रहता है। श्रेया अपने माँ बाप की इकलौती लड़की रहती है। कॉलेज जाती है। कॉलेज से जैसे ही अपने घर के लिए लौट रही थी, तभी वह एक लड़के के साथ उसके कमरे पर जाती है। 2 दिन गुजर जाता है जब घर वालों को लड़की का पता नहीं चल रहा था, तो लड़की की तलाश करते हैं, लेकिन श्रेया की कहीं खबर नहीं मिल रही थी। माँ बाप काफ़ी परेशान होते हैं। परेशान होने के बाद अब पुलिस के पास जाते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है तो पुलिस आसपास के सभी जगहों पर सीसीटीवी फुटेज निकालती है। आसपास सब जगहों पर जाकर जहां पुलिस को लगता है कि वो जा सकती है, परिवार को साथ लेकर जाती है, पूछताछ करती है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी पता चलता है कि एक लड़का जो उसे प्यार करता था, दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, उसी लड़के के साथ शायद वो देखी गई है। अब उस लड़के की तलाश में पुलिस बनारस में जाती है, जहाँ वह लड़का रहता था। लेकिन वह लड़का किराए के कमरे पर नहीं था, अपने कमरे पर ताला लटका करके वहाँ से चला गया था। अब पुलिस परिवार के साथ वहाँ से वापस लौट जाती है, लेकिन एक रिश्तेदार के पास जब वो पहुँचती है पुलिस, तो पता चलता है कि वहाँ बाइक अपने कुछ सामान रख कर वहाँ से वो फरार है। अब घर वालों को शक होता है। जब सामान चेक किया जाता है तो उसमें से एक चाबी निकलती है, और उस चाबी को लेकर परिवार पुलिस के साथ उस कमरे पर पहुंचता है जहां वो पहले रहता था, किराए के कमरे पर। पुलिस जब वहां पहुंचती है, किराए का कमरा जब ताला खोलती है, तो साथियों अंदर से बदबू आ रही थी, बहुत ही गंदी बदबू। अब पुलिस वाले भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, परिवार भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब परिवार वालों को कुछ शंका होने लगी थी कि कहीं उसकी बेटी का कत्ल तो नहीं कर दिया गया है, ये बदबू कैसी आ रही है। पुलिस वाले जब अंदर जाकर देखते हैं तो कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन जिस तरफ से बदबू आ रही थी, जब पुलिस उधर देखती है तो उधर एक बाथरूम रहता है। बाथरूम में श्रेया की लाश पड़ी हुई थी, बॉडी काफ़ी फूल चुकी थी, पानी में भीगी हुई थी। अब इस वजह से पुलिस उसे बाहर निकालती है, और परिवार वाले जैसे ही देखते हैं कि उसकी बेटी की हत्या कर दी गई है, रो रो कर बुरा हाल रहता है। इधर परिवार रोता रहता है और पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन अब पुलिस जानने की कोशिश करती है कि आखिर मामला क्या था, लड़के ने उसे क्यों मारा। तो एक ऐसी वजह निकल कर सामने आती है जो सभी को हैरान कर देती है। दरअसल साथियों, इस घटना की जो शुरुआत होती है, इस घटना की शुरुआत होती है साल 2017। साल 2017 में एक लड़का जिसका नाम विवेक चौबे रहता है। विवेक चौबे जो कि राजनीति में काफ़ी रुचि रखता था, वो नेता बनना चाहता था। इधर साल 2017 में वह एक मैसेज टाइप करता है, कुछ इसी टाइप का मैसेज टाइप करता है कि मेरी एक प्रेमिका होगी, मैं उसे ले जाकर जन्नत की सैर कराऊंगा, मैं ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां बारिश नहीं होगी, मौसम सूखा होगा, सिर्फ हमारे प्यार की बरसात होगी। लेकिन धीरे धीरे साल 2019 आ जाता है। इधर कोविड का दौर शुरू हो जाता है, कोरोना काल शुरू हो जाता है, और फिर अचानक से लॉकडाउन लग जाता है। जब लॉकडाउन लगता है तो
जो जहाँ था, कोई अपने रिश्तेदार के घर तो कोई अपने दोस्तों के घर जाकर शरण लेता है, वहाँ रहने लगता है कि जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा आखिर लोग घर कैसे जाएंगे। आवागमन बंद हो जाता है, गाड़ियाँ आना जाना बंद हो जाती हैं, थोड़ी बहुत एम्बुलेंस वगैरह चल रही थी। अब वो लड़का विवेक चौबे वो अभी फंस जाता है, बनारस के उस क्षेत्र में फंस जाता है, रोहनिया क्षेत्र में। तो वह बातचीत करता है तो पता चलता है कि वहाँ इसके दूर के रिश्तेदार वहीं पास में ही रहते हैं। अब उसका नंबर लेता है, नंबर लेने के बाद फ़ोन करता है। फ़ोन करता है तो श्रेया के पिताजी फ़ोन उठाते हैं। वो कहते हैं ठीक है तुम मेरे घर चले आओ, यहीं कुछ दिन रहना, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है यार थोड़ी बहुत ढील होगी लॉकडाउन में तो तुम अपने घर चले जाना। अब इधर विवेक चौबे उसके घर जाता है, श्रेया उपाध्याय के घर। वहाँ जाता है, कुछ दिनों तक वहाँ रहता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है श्रेया उपाध्याय से, जो अपने माँ बाप की, अपने परिवार की इकलौती लड़की रहती है, इकलौती बेटी। परिवार के पास 7 से 8 बीघे की ज़मीन रहती है, अच्छा खासा मकान रहता है, ढेर सारा पैसा भी रहता है। अब इधर विवेक चौबे उस लड़की को देखता है, बेहद ही खूबसूरत लड़की श्रेया। अब धीरे धीरे वो पसंद करने लगता है। इधर रोहित विवेक चौबे को पता चलता है कि परिवार के पास काफ़ी संपत्ति भी है और लड़की इकलौती है, तो वह सोचता है कि अगर वो लड़की से शादी कर लेगा तो शादी करने के बाद सारी संपत्ति उसकी हो जाएगी और फिर वह जो चाहेगा संपत्ति को बेच कर सकता है। वह चाहे चुनाव लड़ सकता है या फिर अय्याशियाँ कर सकता है। इधर वह धीरे धीरे अपने प्रेम जाल में श्रेया को फंसा लेता है। श्रेया अब उससे लगातार बातें करने लगती है, दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब वह बनारस में शिफ्ट हो जाता है, बनारस में रहने लगता है। बनारस में ही एक क्षेत्र लगता है बच्चाओं, बच्चाओं क्षेत्र में एक कॉलोनी में वो किराए का कमरा लेता है, अब वहाँ रहने लगता है। इधर श्रेया भी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, अब एमएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा हो जाती है। वो अक्सर अपने कॉलेज जाया करती थी और जब भी कोई समस्या आती थी, चाहे अंधेरा होता था, गाड़ी वगैरह नहीं मिलती थी, तो अपने पिता को, अपनी माँ को फ़ोन करती थी और फिर कोई ना कोई उसको लेने के लिए चला जाता था। यानी कि जब भी वो मुसीबत में फंसती थी तो वो परिवार वालों को याद करती थी। लेकिन इधर विवेक उसे पसंद करने लगता है, फ़ोन करने लगता है, बार बार दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। लड़की भी उसे पसंद करती थी, दोनों के बीच बातचीत चल रही थी। तभी लड़के के पिताजी को, लड़की के पिता को यानी कि श्रेया के माँ बाप को कहीं से पता चलता है कि जो लड़का आया था घर पे उससे श्रेया बातचीत करती है। इधर घर वाले श्रेया को समझाने की कोशिश करते हैं। प्यार तकरार को 3 से 4 साल गुजर चुके थे। धीरे धीरे साल 25 आ जाता है, 26 आ जाता है। परिवार वाले सोचते हैं कि लड़की बड़ी हो चुकी है, क्यों न इसकी अच्छे खासे लड़के से शादी कर दी जाए। अब श्रेया के पिताजी रिश्ता तलाशने लगते हैं, रिश्ता तलाशते हैं। तो जब रिश्ता तलाशते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता मिलता है। अब रिश्ता जब बढ़िया मिल जाता है तो हर माँ बाप चाहते हैं कि जल्द से जल्द शादी कर दी जाए। अब इधर श्रेया के पिताजी श्रेया को बताते हैं कि उनके लिए लड़का देखा गया है, लड़का बहुत ही सुंदर है, अच्छा खासा पैसा कमाता है। और फिर एक तारीख फिक्स की जाती है। साथियों, जब तारीख फिक्स की जाती है 22 नवंबर, 22 नवंबर को उसकी एंगेजमेंट थी और उसके बाद 20 फरवरी को दोनों की शादी होनी थी। तभी ये उड़ते उड़ते कहीं से बात विवेक चौबे को पता चल जाती है। अब वो सोचता है कि अगर उसकी शादी किसी और से हो जाएगी तो फिर उसका क्या होगा। उसके हाथों से ये जो संपत्ति है निकल जाएगी, इकलौती लड़की है, सब कुछ उसका है, लड़की भी बेहद खूबसूरत है। अब यह युवा नेता विवेक चौबे यह सोचता है कि अब क्या किया जाए। फिर वो लड़की से बातचीत करता है, श्रेया से बातचीत करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। श्रेया कहती है नहीं, मेरे माँ बाप जहाँ शादी करेंगे मैं वहीं शादी करूँगी, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ। दर दोस्ती अपने जगह है लेकिन माँ बाप का सम्मान अपने जगह है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती लड़की हूँ, मैं उनके दिखाए हुए ही रास्ते पर ही चलूँगी, जो माँ बाप कहेंगे वही मैं करूँगी। मेरी शादी तय हो चुकी है, तो अब मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती हूँ जिससे मेरे माँ बाप को तकलीफ हो। तभी विवेक चौबे एक मैसेज टाइप करता है उसके व्हाट्सएप पर। आज से ठीक 7 दिन पहले यानी कि 18 तारीख से 7 दिन पहले वो मैसेज भेजता है 11 से 12 अगस्त को। रात में मैसेज करता है और कहता है कि अगर तुम्हारी शादी मेरे से हो जाती है
तो मैं तुम्हें लेकर एक ऐसी जगह चलूँगा जहाँ ना बारिश होगी, ना ही गर्मी होगी, ना ही ठंडी होगी, सिर्फ प्यार ही प्यार बरसेगा, प्यार की बारिश होगी, हम और तुम होंगे और जो चाहेंगे वो करेंगे। अब साथियों इधर श्रेया सोचने लगती है। श्रेया बार बार उसे मना करती है कि देखो अब हमारी शादी तय हो चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। इधर बार बार वो छुप छुप कर उससे मिलता है, बातचीत करता है। श्रेया अपने परिवार वालों को बताती है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, वो मुझसे बात कर रहा था। तभी घर वाले उससे कहते हैं कि नहीं, शादी नहीं हो सकती है। तो लड़का अब विवेक फ़ोन करता है उसकी माँ को और फ़ोन करके कहता है देखिए अगर मुझसे शादी नहीं हुई तो फिर मैं कहीं शादी नहीं होने दूंगा। तमाम तरह की धमकियां भी देता है। वो कहता है वो चुनाव लड़ने वाला है और एक दिन वो जब नेता बन जाएगा तो सबका बदला लेगा। तमाम तरह की बातें जो उसकी माँ कहती हैं, वो सारी बातें वो कहता है। माँ सुनती है और फिर माँ कहती है कि ऐसे लड़के के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कर दूंगी, जिस लड़के को तमीज़ ही नहीं है, तहजीब ही नहीं है। बेटा तुम वहाँ खुश नहीं रहोगी, जहाँ तुम्हारी शादी तय हो चुकी है शादी वहीं होगी। लड़की अपनी माँ की बात मान जाती है। 18 अगस्त का दिन आ जाता है। 18 अगस्त को सुबह लड़की तैयार होती है और फिर अपने माँ से कहती है माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ और शाम हो जाएगी आते वक्त। लड़की कॉलेज जाती है और कॉलेज से जैसे ही निकलती है विवेक चौबे रास्ते में मिलता है, लड़की को रोकता है। लड़की मना करती है कि कोई देख लेगा। तभी वह उससे बातचीत करता है और कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरे कमरे पर चलो। कमरे पर चलो, वहाँ चलकर आराम से बैठकर बातचीत होगी, कोल्ड ड्रिंक पिया जाएगा, नाश्ता किया जाएगा और आराम से बातचीत होगी। अभी तो बहुत समय है, आराम से घर चले जाना। अब विवेक इधर उस लड़की को लेकर श्रेया को अपने कमरे पर जाता है, किराए का कमरा। अब वहाँ लेकर जाता है और जाने के बाद कमरे में ले जाता है। कमरे में जाने के बाद दोनों के बीच बातचीत होती है। इधर लड़की बार बार मना करती रहती है और विवेक मानने को तैयार नहीं रहता है। विवेक कहता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। लेकिन लड़की और उन दोनों के बीच फिर कुछ ऐसा होता है कि शादी के बातचीत को लेकर लड़का इतना नाराज हो जाता है कि लड़की के सिर पर और शरीर पर कई बार वार करता है। अब वो गिर जाती है, खून से लथपथ हो जाती है और इधर काफ़ी खून बहने लगता है। अब लड़का उसे लेकर बाथरूम में जाता है, बाथरूम में ले जाकर डाल देता है। लड़की की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि लड़की की बाथरूम में ही मौत हो जाती है। साथियों जब उसकी मौत हो जाती है तो विवेक देखता है कि अब तो ये मर चुकी है, अब क्या किया जाए। अब वो बचाने के लिए अपने आप को कमरे से एक लॉक लेता है और लॉक लेने के बाद लड़की को उसी की स्थिति में छोड़कर, शायद वो जीवित भी रही हो, लेकिन विवेक उसके उसी के हालात पर छोड़कर वहाँ से लॉक करता है और लॉक करके वहाँ से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद जब देर रात होती है तो माँ सोचती है कि आखिर लड़की कहाँ है, श्रेया घर क्यों नहीं आई। श्रेया को जब फ़ोन किया जाता है तो श्रेया का फ़ोन बंद आ रहा था। इधर माँ काफ़ी परेशान होती है। वो अपने पति से कहती है कि देखिए श्रेया जब भी कहीं फंसती है तो वो फ़ोन करती है, लेकिन फ़ोन बंद आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। एक काम करिए, आप जाइए। अब उसके पिताजी और कुछ लोग जाते हैं कॉलेज में, तो पता चलता है वो कॉलेज आई थी। कुछ लोगों से बातचीत होती है रास्ते में भी इधर उधर, तो कहीं कुछ पता नहीं चलता है। अब उसके पिताजी रोते हुए पहुंचते हैं राजा ताला पुलिस स्टेशन। वहां पहुंचकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि मेरी लड़की सुबह से गायब है, उसका कुछ पता नहीं है, वो कॉलेज गई थी लेकिन अभी तक घर नहीं आई है। अब पुलिस भी उसके साथ कहती है आपको किसी पर शक हो तो बताओ। तो उसके माँ बाप कहते हैं कि एक लड़का है विवेक चौबे, जो कोविड के दौरान हमारे घर आया था, लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था और वो बार बार लड़की को परेशान कर रहा था और उसकी शादी तय हो चुकी थी श्रेया की। इससे वह नाराज़ था। हो सकता है कि शायद उसी ने कुछ अपने साथ लेकर गया हो, कोई हरकत की हो या फिर उसका अपहरण कर लिया हो। अब अपहरण का केस दर्ज होता है। पुलिस वहाँ से पता करती है तो पता चलता है कि वह लड़का एक बच्चा जगह पड़ती है वहीं पर किराए का मकान लेकर रहता है। पुलिस वहाँ पहुँचती है तो ताला बंद था। मकान मालिक से पूछा जाता है तो मकान मालिक कहता है कि नहीं सर, यहाँ तो कोई नहीं, यहाँ तो ताला बंद है, लड़का तो चला गया है। लड़की भी शायद आई थी लेकिन वो भी चली गई है, कोई नहीं है। पुलिस अब 18 अगस्त को वहाँ से चली जाती है। पुलिस अब सर्विस लॉन्च पे मदद लेती है।
तमाम टेक्निकल मदद लेती है, सीडीआर वगैरह निकालती है, तो पता चलता है कि लड़की से उस दिन उसकी बात हुई थी और उसकी लोकेशन मिर्ज़ापुर में मिल रही थी। जब पुलिस मिर्ज़ापुर उसके ननिहाल पहुँचती है, तो पता चलता है कि ननिहाल वाले बताते हैं कि वो आया था और बाइक खड़ा किया है, बैग रखा है और फिर यहाँ से वो चला गया है। काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन वो बता कर नहीं गया कि वो कहाँ गया है। तभी उसके परिवार वाले बाइक में देखते हैं कि इधर-उधर कहीं कुछ सबूत मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। जब बैग को तलाशा जाता है तो बैग में उस कमरे की चाबी थी। अब माँ और परिवार वाले कहते हैं कि साहब चलिए एक बार चल के कमरा खोल कर देख लिया जाए, 3 दिन से हमारी लड़की गायब है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कमरे में उसने बंद कर दिया हो या फिर मार दिया हो। परिवार वाले पुलिस को लेते हैं, पुलिस कहती है ऐसा तो नहीं हो सकता है, हम लोग तो कमरे के पास गए थे। कहती नहीं साहब एक बार चलिए, चल कर देख लेते हैं। जब पुलिस फिर से उस कमरे पर जाती है, ताला खोलती है, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, बहुत तेज़ दुर्गंध आने लगती है अंदर कमरे से। पुलिस सब अंदर जाती है तो देखती है कि बाथरूम में लड़की श्रेया खून से लथपथ पड़ी हुई है, चारों तरफ खून फैला हुआ है, बॉडी फूल चुकी है, सड़ने की जैसी हालत में है, काफ़ी बदबू आ रही थी। पुलिस फॉरेंसिक टीम को फ़ोन करती है, तमाम टीमें आती हैं, जाँच पड़ताल करती हैं और फिर सबूत इकट्ठे करती हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जब मीडिया वाले और लोग परिवार से पूछताछ करते हैं, पता चलता है कि लड़का शादी से नाराज़ था। उसे ऐसा लगता था कि लड़की इकलौती है, काफ़ी संपत्ति है, तो उससे शादी करके उस ज़मीन को बेच करके वह चुनाव लड़ेगा और चुनाव लड़ने के बाद जब वो नेता बन जाएगा, तो अपनी मनमानी करेगा। चुनाव लड़ने के लिए उस लड़की को अपने प्रेम जाल में फँसाता है, ताकि ढेर सारे पैसे आ जाएँगे और वो नेता बन जाएगा और लोग उसे जानने लगेंगे। लेकिन साथियों उसे नहीं पता था कि जो गलत राह होती है, वो कहीं न कहीं गलत दिशा में ही ले जाएगी और उसका अंजाम गलत ही होने वाला है। अब पुलिस उसे तलाश रही है और फिलहाल वो फरार है। पुलिस चारों तरफ छापेमारी कर रही है, जाँच पड़ताल कर रही है और बहुत जल्द वह पुलिस के हाथ भी लगेगा और फिर वह सलाखों के पीछे चल जाएगा। जेल में सड़ेगा, जेल की सलाखों में उसे याद आएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो साथियों ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि तमाम बहन-बेटियाँ इस वीडियो को देखकर सबक ले सकें, कुछ सीख सकें और किसी पर भी भरोसा ना करें। जय हिंद,